यूनिट इंचार्ज था जिसने इसकी जहन साजी की और इसको इस बात पे कायल किया, अगर आप शियों के खिलाफ काम करते हैं, फोर्सेस के खिलाफ काम करते हैं, ये भी दीन की एक खिदमत है। इन्होंने अब्बास टाउन में मुख्तलिफ तरीके से इन्होंने रेकी शुरू की, अलामा किस वक्त आते हैं, किस वक्त जाते हैं। जब गाड़ी वहाँ से टर्न ले रही थी, रिमोट दबाया जिससे खौफनाक धमाका हुआ। मौलाना की खुशकिस्मती के वो धमाका जरूर हुआ लेकिन मौलाना उसमें बच निकले। जीशान के लिए पहली कार्रवाई थी, वो घबरा गया और बिल्कुल थाने के सामने गेट पर उसके हाथ से बॉम्ब गिर गया। 50 से ज्यादा उलमा शहीद हुए, बेगुनाह लोगों की जानें गई और प्लान बना के राजा उमर खत्ताब को टारगेट किया जाए। रात को जब हमने रेड किया तो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक एक पुलिस इनकाउंटर था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची में वैसे तो दर्जनों बार सुसाइड बॉम्बिंग और बॉम्ब ब्लास्ट और दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ हुई हैं और मिलिटेंसी अपने जोरों पे थी। उस वक्त से लेके आज तक कुछ ना कुछ होता रहा है और कराची में जब भी कुछ हुआ है वो पूरी दुनिया ने उसका नोटिस लिया है और कराची में जो भी कार्रवाई हुई है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। खुद के हमले हुए कौंसलेट पे, इसके अलावा गैर मुल्कियों पे बहुत सी ऐसे सेक्टेरियन कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो आज तक भुलाई नहीं भूलती, जैसे कि निश्तर पार्क में जो बॉम्बिंग हुई वो, इसके अलावा जैसे अब्बास टाउन में खुदकश हमला हुआ, CID के ऑफिस पे खुदकश हमला हुआ, चौधरी असलम साहब पर हुआ। इसमें मुख्तलिफ ग्रुप इन्वॉल्व रहे और हमने बहुत से ग्रुप पकड़े। बहुत से ग्रुप ऐसे थे जो कभी पब्लिक के नोटिस में नहीं आए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नोटिस में भी नहीं आए थे और शुरू में हमें बड़ी परेशानी रहती थी कि ये कौन लोग हैं, किस तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसलिए नॉन ग्रुप जो थे उन पे तो नज़र रहती थी, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप थे जो कि खामोशी से बीच में अपना काम दिखा रहे थे। तो आज मैं एक ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगा। वैसे तो उनका ताल्लुक लश्कर जंगी से था, लेकिन एक हार्डकोर किस्म के मिलिटेंट थे जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत खौफनाक वारदातें की और उसमें उन लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं था उस वक्त। और एक ग्रुप था लश्कर जंगी का एक ऐसा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे और इन्होंने निश्तर पार्क में जो खुदकश हमला हुआ था वो, अल्लामा हसन तुराबी पे जो खुदकश हमला हुआ वो, इसके अलावा एक पुलिस अफसर राजा उमर खत्ताब पर जो बॉम्ब अटैक हुआ था वो, इसके अलावा शौकत आफरीदी एक नेटो के बहुत बड़े सप्लायर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनको किडनैप किया गया था। और जब हमने इस ग्रुप का खात्मा किया तो वहाँ पर बहुत खौफनाक पुलिस मुकाबला हुआ था और इन तमाम लोगों ने जो वहाँ पे टेररिस्ट थे उन लोगों ने हम पे खुदकश हमला भी उस वक्त किया था। लेकिन ये कि ये पूरी स्टोरी आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपको शुरू से बताता हूँ कि ये कौन लोग थे, किस तरीके से इन्होंने काम शुरू किया, किस किस कार्रवाई में ये इन्वॉल्व थे। आज की मेरी स्टोरी का मरकज़ी मुल्ज़िम रहीमुल्लाह और अली हसन है, जिसे हमने एक बड़े तवील ऑपरेशन के बाद, बड़ी जिद्दोजहद के बाद गिरफ्तार किया था। और ये सबात से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान था, लेकिन जिसकी सारी ज़िंदगी, बचपन, स्कूलिंग, तमाम चीज़ें उसकी कराची में रहीं। इसके वालिद रिक्शा चलाते थे, इसके भाई भी रिक्शा चलाता था और ये ख़ुद भी रिक्शा ड्राइवर था। 1977 में रहीमुल्लाह की पैदाइश गो के सबात में हुई, लेकिन 1 साल का था जब इसकी फैमिली कराची शिफ्ट हो गई। फिर उसने पीराबाद औरंगी टाउन में स्कूल में पढ़ा, फिर दीन तालीम भी औरंगी टाउन के एक मदरसे से हासिल की। दीन की तरफ इसका रुझान था, तो जिसका फ़ायदा उठाते हुए सिपा साहबा का एक यूनिट था औरंगी टाउन का, जिसका इसाक नाम का यूनिट इंचार्ज था, जिसने इसकी जहन साजी की और इसको इस बात पे कायल किया कि अगर आप शियों के ख़िलाफ़ काम करते हैं, फोर्सेस के ख़िलाफ़ काम करते हैं, तो ये भी दीन की एक खिदमत है। और उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें इसको बताई जो कि इसके दिल में मुखालिफ फ़िरके के लिए, गवर्नमेंट के लिए नफ़रत पैदा होती चली गई। 2002 में जब इसने शमूलियत इख्तियार की सिपा साहबा में, तो उसके बाद इसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि किसी तरीके से ये जहाद की ट्रेनिंग हासिल करे। तो उस ज़माने में आपके इल्म में होगा कि अफ़गानिस्तान और कश्मीर जाने के लिए बहुत से मदारिस से लड़के अपने नाम रजिस्टर करवाते थे और
जात के नाम पे अफगानिस्तान कश्मीर जाते थे। तो इसने भी हरकतुल मुजाहिदीन के प्लेटफॉर्म से इसने 2002 में इसने फैसला किया कि इसे भी जात की ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए। उसी ट्रेनिंग कैंप में इसकी मुलाकात मुफ्ती इलियास से कारी आबिद के ज़रिए हुई, और ये मुफ्ती इलियास वो था जो कि लश्करी झंडी के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप्स में जाकर जहन साजी करता था। ट्रेनिंग से वापस आने के बाद ये रक्षा चलाने लगा, लेकिन इसने राब्ते में कारी आबिद के भी रहा और सिपा साहबा का जो लोकल यूनिट था उसके साथ भी राब्ते में रहा। लेकिन अब इसका कारी आबिद इसकी जहन साजी इस हद तक कर चुका था कि इसने फैसला किया कि अब मुझे लश्करी झंडी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। रहीमुल्लाह की जब कारी आबिद के ज़रिए सुल्तान महमूद उर्फ सैफुल्लाह और याकूब से मुलाकात हुई, तो ये एक छोटा सा ग्रुप बन गया, और जिसमें हर वक्त डिस्कशन अब यही रहता था कि कोई कार्रवाई की जाए। तो सुल्तान महमूद ने इसे खुदकश हमले के लिए इसे तैयार करने की कोशिश की, लेकिन रहीमुल्लाह का जहन खुदकश हमले के लिए तैयार नहीं था। इसने कहा मैंने शियों के ख़िलाफ़, फोर्सेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर करनी है, लेकिन खुदकश नहीं करूँगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, अगर खुदकश नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक नेटवर्क बनाते हैं और तुम्हें कराची में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी, जिसके लिए इसने हामी भरी। इसी दौरान इसकी मुलाकात इसी सेटअप के ज़रिए एक जीशान नाम की कराची के एक नौजवान से हुई। ये भी औरंगी टाउन का था और कॉलेज में पढ़ता था। इसकी उम्र बमुश्किल 19 साल होगी। तो ये भी इस ग्रुप में शामिल हो गया, और सुल्तान महमूद और आबिद वगैरह ने इसको भी जोर दिया कि तुम खुदकश हमलावर के तौर पे अपना किरदार अदा करो। लेकिन वो भी खुदकश से डरता था, लेकिन वो इस चीज़ पे एग्री था कि मुझे कराची में फोर्सेस के ख़िलाफ़ और शिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़ मैं बिल्कुल जो आप कहेंगे मैं कर सकता हूँ। अभी एक नेटवर्क बन चुका था जिसमें तमाम ट्रेंड लोग थे और ज़हनी तौर पे भी बड़े स्ट्रॉन्ग थे, और इस चीज़ के लिए भी तैयार थे कि कराची में अब हमने दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करनी हैं। इस सिलसिले में इन्होंने सबसे पहला जो इनका टारगेट था, इन्होंने प्लान किया और इन्होंने औरंगी टाउन थाने पर बम धमाके का एक प्लान बनाया, और इस सिलसिले में इन्होंने सुल्तान महमूद और याकूब ने बम बनाया। ये 5 किलो का एक बम था जिसमें डेटोनेटर वगैरह लगा के तमाम चीज़ें तैयार करके इन्होंने रहीमुल्लाह जीशान, इसके अलावा इनका एक और साथी था कमाल खेल, जो बाद में खुदकश हमले में वज़ीरिस्तान में मारा भी गया। तो जीशान को इन्होंने ये बम तैयार करके दिया जो रक्षे में वहाँ तक पहुँचा है, और रक्षा चला रहा था रहीमुल्लाह के साथ कमाल खेल भी था। इन्होंने इसे जीशान को थाने के सामने उतारा और इसने थाने के अंदर जाके वो बम रखना था, और ये रोड के पार रक्षा लेके खड़े हो गए। जीशान के लिए पहली कार्रवाई थी, वो घबरा गया और बिल्कुल थाने के सामने गेट पर उसके हाथ से बम गिर गया, और बम जैसे गिरा तो वो बिल्कुल तैयार था, वो बम वहीं फट गया, जिससे जीशान भी जख्मी हुआ। कुछ और लोग भी वहाँ जो थाने पे बाहर खड़े थे वो भी जख्मी हुए, और रहीमुल्लाह और कमाल खेल तो रक्षा लेकर भाग गए। जीशान वहीं मौके पे पकड़ा गया। जीशान को जब जख्मी हालत में इन्होंने देखा तो कमाल खेल और रहीमुल्लाह दोनों रक्षा लेकर वहाँ से फरार हो गए, और उसके बाद ये अगले दिन ये अपने अपने गांव फरार हो चुके थे। जब ये गांव पहुँचा रहीमुल्लाह, तो इसने फिर वहीं से वज़ीरिस्तान जाने का फ़ैसला किया, और वहाँ आबिद महसूद से इसका रब्ता हुआ, जिसने इसे बड़े बड़े कमांडर से मिलवाया, जहाँ बैतुल्लाह महसूद के बहुत से बड़े कमांडर थे, उनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, और उसी सिलसिले में इसकी मुलाकात अब्दुल्ला महसूद से भी हुई। अब्दुल्ला महसूद और कमांडर तारिक ने इसकी जहन साजी की मज़ीद, और इसे उन्होंने हिदायत की कि कराची में एक नेटवर्क बनाओ जो कि वहाँ से फंडिंग भी करेगा, किडनैपिंग फॉर रैंसम और बैंक डकैतियाँ और दूसरे जो भी टारगेट हैं जो से दिए जाएंगे, उसके लिए भी उस नेटवर्क की ज़रूरत होगी। तो वो जाकर वहाँ 2 टीमें तैयार करे। अब रहीमुल्लाह के जहन में यही था कि अब ट्रेंड लड़के और इसके अलावा एक नए नौजवान लड़कों पे एक टीम बनानी है, जिनका काम ही होगा, एक टीम किडनैपिंग फॉर रैंसम करेगी और एक टीम जो है दहशतगर्दी की कार्रवाई करेगी। ये इसके जहन में प्लान था, जो इसने कराची आके इस पे अमल दरामद करना था। ये कराची आया। कराची आने के बाद इसने दोबारा एक नए सिरे से, चूँकि जीशान
बम धमाके के बाद गिरफ्तार हो चुका था और उसने इसके घर पे दूसरे साथियों को जिनको जानता था उनके ठिकानों पे छापे लगवाए थे। लेकिन ये तकरीबन 5-6 महीने गांव में रह के आया, वज़ीरिस्तान में रह के आया, तो दोबारा जब आया तो इसने एहतियात की, घर पे रहने के बजाय मुख्तलिफ जगहों पर रहता रहा और इसने नौजवान लड़के सिपा साहबा के और लश्कर जंगी के ऐसे लड़कों से उससे रब्ता किया जो इसके काम के थे और उसमें बिल्कुल नए लड़के थे जिनके बारे में पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। 2005 के आखिर में मुफ्ती इलियास जब कराची आया तो उसने शेर जिना कॉलोनी के एक मदरसे में कमांडर तारिक वो भी आया हुआ था कराची, जबकि कारी आबिद और दूसरे लोग मुफ्ती इलियास वगैरह तमाम कराची में ही थे। तो इन्होंने क्या किया कि इसके ज़िम्मे एक काम लगाया और वो काम था अल्लामा हसन तुराबी की रेकी करने का। इसने जब इस काम की हामी भरी तो उन्होंने इसके साथ खालिद उर्फ इब्रार नामी एक लड़का था वो इसके हवाले किया और इनकी जिम्मेदारी लगाई कि आपने उसकी रेकी करनी है, उसके आने जाने की टाइमिंग और अल्लामा किस टाइम पे आते थे, किस टाइम पे जाते थे और इसके अलावा उनकी गाड़ी कौन सी गाड़ी यूज़ करते हैं, उनके साथ गनमैन होते हैं नहीं होते हैं, तमाम चीज़ें एक एक छोटी छोटी चीज़ें इसने नोट करनी थी। रहीमुल्लाह और खालिद और इब्रार ये दोनों बसों के ज़रिए वैगन के ज़रिए ये अब्बास टाउन जाते थे और वहाँ पर इन्होंने नेटवर्क तो था लश्कर का, इनको एड्रेस वगैरह इनके पास था, वो इनको फराम किया गया था। इन्होंने अब्बास टाउन में मुख्तलिफ तरीके से इन्होंने रेकी शुरू की और इन्होंने टाइमिंग इनके पास आती गई कि अलामा किस वक्त आते हैं, किस वक्त जाते हैं, उनके साथ कितने लोग हैं, तमाम चीज़ें ये नोट करते रहे। 15-20 दिन उन्होंने रेकी की। इसी दौरान मुफ्ती इलियास भी 3 मरतबा इनके साथ उस रेकी में शरीक हुआ और आखिरकार इन्होंने एक जगह का इंतखाब किया जिस जगह पे इन्होंने बम ब्लास्ट करना था और अबुल हसन इस्फहानी की करीबी वो जगह थी और इन्होंने जब जगह सिलेक्ट की, मुफ्ती इलियास वज़ीरिस्तान से एक बॉम्ब लेके आया था जो कि एक माइन थी जो टीवी में फिट थी और बाज़ाहिर वो टीवी था लेकिन उसके अंदर एक पावरफुल एक बम फिट था और ये माइन वो होती है जो कि वहाँ बड़े खौफनाक धमाकों के लिए, टैंक उड़ाने के लिए या इस किस्म की कार्रवाई में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इन्होंने इम्प्रोवाइज़ करके उसको अपने मकसद से ढाल लिया था और रिमोट कंट्रोल के ज़रिए इन्होंने ब्लास्ट करना था। तो इन्होंने तमाम सेटिंग की और जगह का इंतखाब किया। मुफ्ती इलियास अपने साथ एक और शख्स को लेके आया जिसका नाम सिद्दीक था। ये वो शख्स था जो कि आगे चल के फिर निश्तर पार्क के खुदकश हमले में खुदकश हमलावर के तौर पे इस्तेमाल हुआ और ये ठेला लेकर आया एक सोराब गुड़ से, उसमें किन्नू रखे गए और दूसरा फ्रूट रखा गया और उसी के बीच में वो टीवी रखा गया। तो वो तमाम दूसरा अखबारात और दूसरा कचरा भी डाला गया, फ्रूट डाला गया, तो उसके नीचे टीवी था और सिद्दीक को इन्होंने तैयार किया कि ये ठेला लेकर उस जगह पर ये खड़ा करेगा जहाँ से अल्लामा ने गुजरना था। तो इन्होंने पूरी सेटिंग की हुई थी। बेकरी एक करीब ही है जहाँ पे जाके सिद्दीक भी खड़ा हो गया, रहीमुल्लाह भी वहाँ खड़ा हुआ और मुफ्ती इलियास से थोड़े फासले पे रिमोट उसके पास था, ये खड़े हो गए। तो मुकर्रर टाइम पे मौलाना आए वहाँ से गाड़ी में और जब गाड़ी वहाँ से टर्न ले रही थी तो इन्होंने रिमोट दबाया जिससे खौफनाक धमाका हुआ, लेकिन वो अंदाजे की गलती और मौलाना की खुशकिस्मती के वो धमाका ज़रूर हुआ लेकिन मौलाना उसमें बच निकले। उस वक्त वो बच गए, लेकिन इस ग्रुप ने तैयार किया हुआ था कि हमने अल्लामा हसन तुराबी को छोड़ना नहीं है। अब चूंकि अल्लामा हसन तुराबी एक खौफनाक बम धमाके में बच चुके थे तो उन्होंने एहतियात की, तो इन्होंने भी कुछ अरसे के लिए इन पे हमले का प्रोग्राम मौखर कर दिया और एक और इनकी प्लानिंग चल रही थी जो कि इससे भी ज़्यादा खौफनाक थी और वो थी निश्तर पार्क में जो एक जलसा मुनक्कद होना था उस पर खुदकश हमले की प्लानिंग। अप्रैल 11, 2006 में ये कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के लिए मुफ्ती इलियास, कारी आबिद और रहीमुल्लाह, सुल्तान महमूद, याकूब, इन तमाम ने रेकी की हुई थी उस जगह के अच्छे तरीके से और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन सब ने जमा की हुई थी कि किस तरीके से हमने ये काम करना है। और इनके पास खुदकश हमलावर भी था और वो था सिद्दीक जो कि
अल्लामा हसन तुराबी पे हमले में भी मुलविस था। रहीमुल्लाह ने अपनी इंटरोगेशन में बताया कि वो इसकी प्लानिंग में ज़रूर था लेकिन वो मौके पे नहीं था, और ये काम मुफ्ती इलियास की हिदायत पर कारी आबिद और रहमत भाई और सुल्तान महमूद इन तमाम लोगों ने किया था। और जब ये निश्तर पार्क में धमाका हुआ जिसमें 50 से ज़्यादा उलमा शहीद हुए, बेगुनाह लोगों की जानें गई, और कराची की तारीख का ये खौफनाक खुदकश हमला था, तो उसके बाद नेक्स्ट डे ये आपस में मिले तो उसमें एक दूसरे को उन्होंने मुबारकबाद दी और मिठाई भी खिलाई, और उसमें इन्होंने अपने नोट्स एक्सचेंज किए इस प्लानिंग पे। और उस वक्त फिर इनको कहा गया कि आप शहर छोड़ दें, और ये लोग मुख्तलिफ बसों के ज़रिए अलग अलग शहर से निकल के कोई वज़ीरिस्तान चला गया, कोई सबात चला गया, और कोई डेरा इस्माइल खान चला गया। 2 महीने ये मुख्तलिफ जगहों पर रहते रहे। उसके बाद जब वापस कराची आए तो इन्होंने दोबारा अल्लामा हसन तुराबी पर दोबारा से काम शुरू किया, और जो अधूरा काम था इनकी ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द वो मुकम्मल किया जाए, और इस सिलसिले में इन्होंने दोबारा से रेकियाँ शुरू कर दी, और कारी आबिद, मुफ्ती इलियास, सुल्तान महमूद, खालिद उर्फ बार, रहीमुल्लाह, ये तमाम लोग इन्होंने काम बांट लिए, और बारी बारी ये रेकी के लिए जाते थे, टाइमिंग नोट करते थे, और अब इन्होंने एक खुदकश हमलावर भी अरेंज कर लिया था, और वो खुदकश हमलावर था एक बंगाली कम उम्र नौजवान था, अब्दुल करीम। और रहीमुल्लाह ने बताया कि जब उस हमलावर से मेरी पहली मुलाकात हुई तो ये सुल्तान महमूद ने मुलाकात कराई कायदाबाद गीदड़ कॉलोनी में। इस मुलाकात में सुल्तान महमूद ने इसे कहा कि तुम अब्दुल करीम बंगाली को ले जाओ और इसे अब्बास टाउन की रेकी भी कराओ, और इसे अल्लामा हसन तुराबी का घर भी दिखाओ, अब ये काम इसने करना है। तो रहीमुल्लाह इसे लेकर चला गया वहाँ पर, और इन लोगों ने रेकी शुरू कर दी। अब रहीमुल्लाह के अलावा दूसरे लड़के भी रेकी कर रहे थे, तो इनके पास प्लानिंग मुकम्मल थी, रेकी मुकम्मल थी, इनके खुदकश हमलावर भी इनके साथ था, जैकेट भी थी। तो इसको एक कार सुल्तान महमूद ने दी, रहीमुल्लाह से अपने साथ अब्दुल करीम बंगाली को अपने साथ लेकर गया, और अब्दुल करीम बंगाली ने जैकेट भी थी जो इसे पहनाई गई, और इसका एक पैगाम भी रिकॉर्ड किया गया खुदकश हमले से पहले, जिसमें उसने इस खुदकश हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की, और बहुत सी उसने बातें की जो कि मीडिया पहले रिपोर्ट कर चुका है। अब रहीमुल्लाह के मुताबिक जो रेकी वाली मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पे खड़ी थी, उनका इंतज़ार था, उन्होंने इसको फ़ोन करके बताना था कि टारगेट आ रहा है। खुदकश हमलावर अब्दुल करीम खुदकश जैकेट भी पहना हुआ था, जबकि उसे रहीमुल्लाह ने एक हैंड ग्रेनेड भी दिया कि अगर जैकेट काम न करे, उसमें एक तरीकाकार होता है कि अगर जैकेट न फटे तो ग्रेनेड भी इस्तेमाल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसके लिए अब्दुल करीम को जो ज़रूरी ट्रेनिंग थी वो दी जा चुकी थी। रहीमुल्लाह ने बताया कि सुल्तान महमूद जो कि खुद रेकी पे था, उसने रहीमुल्लाह को कॉल की, उसने बताया कि टारगेट बिल्कुल करीब है, अब रेडी हो जाओ। तो ये अल्लामा हसन तुराबी के घर के बिल्कुल करीब ही उसने अब्दुल करीम को उतारा था, और अब्दुल करीम टहलता हुआ उसी साइड पे जा रहा था जहाँ अल्लामा हसन तुराबी का घर था। जैसे अल्लामा हसन तुराबी अपने घर के करीब पहुँचे हैं तो अब्दुल करीम खुदकश हमलावर पहले से तैयार था, और उसने फ़ौरन ही अल्लामा को उनके करीब जाके उसने एक जो डेटोनेटर होता है जैकेट का वो दबाया, उससे खुदकश हमला हुआ, जिससे खौफनाक धमाके के नतीजे अल्लामा शहीद हो गए, उनके साथ जो लोग उनके ड्राइवर गनमैन वो शहीद हो गए, और जबकि जो खुदकश हमलावर था वो खुद भी मारा गया। धमाके के फौरी बाद नेक्स्ट डे इन तमाम लोगों ने कराची छोड़ दिया, और कोई वज़ीरिस्तान चला गया, कोई सवात, और कोई मुख्तलिफ इलाकों में ये रिपोर्ट हो गए। रहीमुल्लाह ने बताया कि ये जो जैकेट अब्दुल करीम बंगाली ने इस्तेमाल किए, ये मुफ्ती इलियास और सुल्तान महमूद लेके आए थे, और ये तैयार जैकेट वज़ीरिस्तान से लाई गई थी, गो कि वो खुद कराची में भी तैयार कर सकते थे, लेकिन हाई क्वालिटी की
जो एक्सप्लोजिव यूज होता था, ज्यादातर जैकटें वजीरिस्तान से उस जमाने में आती थी। और रहीमुल्लाह के बकौल उसने जब अब्दुल करीम मंगाली से उसकी पहली मुलाकात हुई और उसे बताया गया कि ये खुदकश हमला करेगा, तो उसने अब्दुल करीम मंगाली से बातचीत भी की। उससे पूछा कि तुम खुदकश हमला करना चाह रहे हो या अपनी मर्जी से कर रहे हो या किसी दबाव के तहत कर रहे हो। तो उसने बताया कि मैं तो करना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है बहुत पुरानी कि मैं बचपन से किस्से सुनता आ रहा हूँ जहाद के, इस टाइप की उसने बातें की। और उसने बताया कि जी मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और मैं जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद हूँ। अब रहीमुल्लाह ने मजीद ये बताया कि जब वज़ीरिस्तान में था तो कारी आबिद ने उसे बताया कि कराची में बड़ा मसला हो गया है और सुल्तान महमूद पकड़ा गया है, खालिद और शाहीन पकड़ा गया है, कुछ और साथी पकड़े गए हैं। और ये कराची पुलिस की कार्रवाई थी और SSP थे फारूक रहमान साहब। इस गिरफ्तारी से इस पूरे नेटवर्क को बहुत बड़ा झटका लगा था और फारूक रहमान साहब उनकी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। 2006 में इस ग्रुप की गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद कुछ अरसे बाद ही ये खुफिया तौर पर रहीमुल्लाह कराची वापस आ गया। इसके साथ कुछ और लोग भी आ गए और अब चूंकि ये फुल फ्लैश ये इनके जहन में यही था कि ये हमने मिलिटेंसी करनी है और मुखालिफ फ़िरके के अलावा हमें गवर्नमेंट को टारगेट करना है। तो इन्होंने इस सिलसिले में पुलिस वालों की खुसूसन CID के लोगों की इन्होंने लिस्टें बनाई, जिसमें राजा उमर खताब जो SP थे उनका नाम था, खुर्रम वारिस का था, मेरा नाम था, फारूक रहमान साहब का नाम, चौधरी असलम साहब का नाम, बहुत सारे लोगों के नाम थे। इन्होंने लिस्टें बनाई। राजा उमर खताब उस वक्त सदर थाने में रहते थे और इन तक वो इन्फॉर्मेशन थी, जबकि दूसरों के बारे में इनको अभी इल्म नहीं था। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो इनके इल्म में नहीं थी, लेकिन किसी इन्फॉर्मर के ज़रिए लश्करी जंगवी के इन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि राजा उमर खताब सदर थाने में रहते हैं। अब प्लान बना के राजा उमर खताब को टारगेट किया जाए। इस ग्रुप को दोबारा मुनज़्ज़म होकर काम करने और रेकियां करने में पूरा साल निकल गया। कभी क्या रीज़न होता था, इनके पास लोग नहीं होते थे, वसाइल नहीं होते थे। तो 2008 आता है। अब 2008 में इन्होंने जब SP राजा उमर खताब पे हमले का प्लान किया तो इस काम के लिए इसने ज़ीशान, जो कि औरंगी टाउन का रहने वाला नौजवान था, जो उनकी टीम में पहले भी काम किया था इसने, और ये वही ज़ीशान है जो औरंगी टाउन थाने पर हमले में जो बम लेके जा रहा था, जख्मी हुआ था। तो ज़ीशान को इसने इस काम पे लगाया, उसको तैयार किया कि तुम राजा उमर खताब की रेकी करो, टाइमिंग बताओ और तमाम जो भी तफसीलात हैं वो मुझे नोट करके बताते रहो। ज़ीशान ने ये सिलसिला शुरू किया और तमाम नोट करता रहा, लेकिन अब जो CID के अफसर हैं, ज़्यादातर अफसर एहतियात करते थे, उनके आने जाने की टाइमिंग और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आसानी से पकड़ा ही नहीं देते थे। राजा उमर की रेकी मुकम्मल न होने की वजह से इन्होंने फ़िलहाल ये काम मौखर किया और इसने ज़ीशान पे नाराज़गी भी जाहिर की कि तुमसे एक काम नहीं हो सका। लेकिन इसने ये कहा कि ठीक है, हम इसको फ़िलहाल काम को कैंसिल करते हैं और आगे चल के हम दोबारा देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। इसी दौरान इस तक कारी आबिद के ज़रिए काम आया और ये काम था नेटो के सप्लायर, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे शौकत आफरीदी। कारी आबिद ने इसे ये टास्क दिया कि शौकत आफरीदी की रेकी करो और किडनैप करके इनसे हमने करोड़ों रुपया तावान लेना है। अब रहीमुल्लाह के पास ये नया टास्क था और इसने जो मतलूबा मालूमात थी इसे वो कारी आबिद के ज़रिए इस तक मिल चुकी थी। इसने एक, आपको याद है मैंने शुरू में बताया कि इसने नौजवान लड़कों का एक ग्रुप बनाया था। उसमें एक नूर मोहम्मद उर्फ उमर नाम का एक लड़का था जो कि सैफुल्लाह का भाई था और उसे इसने मिलाया अपने साथ और इन लोगों ने शौकत आफरीदी की रेकी शुरू कर दी। जब शौकत आफरीदी की रेकी मुकम्मल हो गई तो कारी आबिद को रहीमुल्लाह ने बताया कि जी हमने काम अपना मुकम्मल कर लिया है, अब अगर गाड़ी का और सामान का बंदोबस्त किया जाए, सामान से मुराद असले का बंदोबस्त किया जाए तो इस काम पे अमल दरामद किसी वक्त भी हो सकता है। जिस पर कारी आबिद ने दो और साथी इसके हवाले किए जो कि कराची में ऑलरेडी थे, जिनमें एक खान मोहम्मद उर्फ सिद्दीक और गुलजरीन ने किराए की गाड़ी ली, नंबर प्लेटें चेंज की और ये गाड़ी उसने रहीमुल्लाह के हवाले की
और अब इनका प्लान मुकम्मल था और सिर्फ अमल दरामद होना बाकी था। जिस दिन इन्होंने कार्रवाई की उस दिन रहीमुल्लाह के साथ उमर, खान मोहम्मद उर्फ सिद्दीक, इनके साथ एक कलाशनकोफ और 3 पिस्टल भी थे, 6 ग्रेनेड भी इनके साथ थे। अब शौकत आफरीदी की जो किडनैपिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि शौकत आफरीदी ने 11 बजे के करीब कहीं मीटिंग के लिए जाना था, बोर्ड बेसन के करीब उनका ऑफिस था। जब वो निकले, उनके साथ एक ड्राइवर था। तो ये जब बिलावल हाउस से आगे जाते हैं तो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की एक चुरंगी है, वहाँ पर इन्होंने अपनी गाड़ी उसके शौकत आफरीदी की गाड़ी के साथ लगाई और गन पॉइंट पर उनको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया, ड्राइवर से चाबी छीन कर अपने पास रखी और ड्राइवर को उन्होंने छोड़ दिया। अभी यहाँ से शौकत आफरीदी को किडनैप करके ये जब लेके जा रहे थे, इन्होंने शौकत आफरीदी की कमीज़ ही पट्टी बना के उसकी आंखों पे बांध दी और ये सीधा बल्दिया टाउन निकल गया। बल्दिया टाउन नंबर 9 में इस मकान का इंतज़ाम पहले से ही रहीमुल्लाह ने किया हुआ था और ये और उसकी वाइफ वहाँ रह रहे थे। तो गाड़ी तो मकान के अंदर जाती थी। तो जब ये शौकत आफरीदी को घर के अंदर ले गए हैं, उस वक्त भी इसकी बीवी घर पे थी, तो इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध के और हथकड़ी लगा के शौकत आफरीदी को एक कमरे में बंद कर दिया, जबकि गुलजरीन वो जो गाड़ी थी किराए वाली वो वापस ले गया और रहीमुल्लाह और उमर वहाँ मौजूद थे, जबकि खान मोहम्मद उर्फ सिद्दीक भी वहाँ पर मौजूद रहा। शौकत आफरीदी को हथकड़ी लगा के आंखों पे पट्टी बना के मुंह में कपड़ा इन्होंने बांध दिया और उसको एक कमरे में बंद कर दिया। गुलजरीन जो था वो जिस गाड़ी में किडनैपिंग की गई थी वो गाड़ी वापस ले गया, किराए की गाड़ी थी, उसने वापस करनी थी। जबकि इसने शौकत आफरीदी इसकी फैमिली का नंबर लिया, भाइयों के नंबर लिए और सिद्दीक को और उमर को ही छोड़ के वहाँ से निकल गया और इसने जाकर कारी आबिद को एक पीछे से कॉल करके इसने पूरी रिपोर्ट दी। 3-4 दिन इस घर में रहने के बाद रहीमुल्लाह और उसके साथियों ने फैसला किया कि शौकत आफरीदी को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अगर वो शोर करता तो आसपास के जो घर थे उनमें आवाज़ आ सकती थी, ख़तरा था। तो इन्होंने गुलजरीन के ज़रिए दोबारा गाड़ी मंगवाई और उस गाड़ी में इन्होंने अब एक नए घर में शिफ्ट किया शौकत आफरीदी को और वहाँ पर पहरे के लिए खान मोहम्मद उर्फ सिद्दीक, नूर मोहम्मद उर्फ उमर और एक मसरूर उर्फ मुन्ना एक और लड़का था जो कि रहीमुल्लाह की टीम का था, उसे भी बुलाया गया और ये तमाम लोग मिलके अब यहाँ पर बारी बारी पहरा देते थे। अब कारी आबिद ने शौकत आफरीदी के घर वालों को फ़ोन करके उनके भाइयों से 5 करोड़ रुपए तावान की डिमांड की। वो भी एक पावरफुल फैमिली थी। उन्होंने अपने तौर पे कोशिश भी करते रहे और उन्होंने कोशिश की कि किडनैपर्स को एंगेज रखा जाए और इसी दौरान किसी तरीके से हमें पता चल जाए कि कौन लोग हैं। असर रसूख वाले लोग थे, वो कर सकते थे, लेकिन ये कि कारी आबिद एहतियात भी कर रहा था और कारी आबिद का अभी तक किसी को पता नहीं चला था कि इस सारी किडनैपिंग के पीछे कारी आबिद है। कारी आबिद ने इसी दौरान रहीमुल्लाह को हिदायत की कि प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए इसके शौकत आफरीदी के घर या ऑफिस पर ग्रेनेड फेंके जाएं ताकि इनको मामले की संगीनी का अंदाज़ा हो सके, जिस पर रहीमुल्लाह और इसका एक और साथी जुबैर ये मोटरसाइकिल पर गए और उन्होंने शौकत आफरीदी के घर पर एक ग्रेनेड भी फेंका। अभी शौकत आफरीदी का केस जो था पेंडिंग में था और तावान अभी तक नहीं वसूल कर पाए थे और दोनों तरफ से बातें चल रही थी। तो इसी दौरान रहीमुल्लाह चूँकि फारिग बैठा था, बातचीत तो कारी आबिद के जरिए चल रही थी, रहीमुल्लाह ने दोबारा से प्लान किया और उसने टारगेट किया पुलिस अफसरान को और दोबारा से उसने वहीं से काम शुरू किया जहां छोड़ा था, यानी कि राजा उमर खताब की जो रेकी चल रही थी पहले, दोबारा से जीशान के ज़रिए इसने वो रेकी शुरू करवा दी। जीशान ने एक दफ़ा फिर इनको मायूस किया और डर कर इस रेकी करने के बजाय वो कहीं जाकर छुप गया और इनके राब्ते में फिर उसके बाद नहीं आया। रहीमुल्लाह ने अब खान मोहम्मद उर्फ सिद्दीक और इसके साथ जुबैर, नूर मोहम्मद
और एक और लड़का था गुलजरीन। ये तमाम लोग बारी बारी अब राजा उमर ख़त्ताब की सदर थाने के करीब ही रेकी करते रहे। तो इन्होंने रेकी की, दोबारा से नए सिरे से टाइमिंग वगैरह नोट की, गाड़ी के नंबर नोट किए, तमाम चीज़ें करने के बाद आखिरकार जब इन्हें यकीन हो गया कि इनका प्लान अब मुकम्मल है, तो कारी आबिद और मुफ्ती इलियास, जो कि पहले ही एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर वगैरह तमाम चीज़ें वज़ीरिस्तान से भेज चुके थे, इन्होंने एक टोकरी बनाई जिसमें एक्सप्लोजिव फिट किया गया और एक साइकिल थी जिस पे रख कर ये कभी सदर थाने के सामने एक छोटा सा पुल है उसके नीचे खड़ी करते थे, कभी सदर थाने के पीछे जो एक रास्ता है वहाँ उस पर खड़ी करते थे। 2-3 दिन उन्होंने इसी चक्कर में रहे। तो राजा उमर ख़त्ताब कभी एक रास्ते से कभी दूसरे रास्ते से निकलते थे। तो आखिरकार एक दिन जहाँ इन्होंने एक्सप्लोजिव लगाया था, राजा उमर ख़त्ताब वहीं से निकले। राजा उमर ख़त्ताब की गाड़ी जैसे उस साइकिल के करीब पहुंची तो इन्होंने रिमोट के ज़रिए रहीमुल्लाह ने धमाका कर दिया, जिससे राजा उमर ख़त्ताब शदीद ज़ख्मी हो गए। राजा उमर ख़त्ताब पे जो हमला था बड़ा खौफनाक था और हम तमाम लोग अब इसी काम में लग गए कि इस ग्रुप को किसी तरीके से काबू किया जाए, और इसलिए कि इस ग्रुप की कार्रवाइयाँ बड़ी प्लानिंग से और बड़ी तकरीबन कामयाब कार्रवाइयाँ थी इनकी जो भी करते जा रहे थे। तो इस सिलसिले में इन्फॉर्मर्स की मदद ली गई। मेरा एक इन्फॉर्मर था, उसके ज़रिए अब रहीमुल्लाह की कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन आना शुरू हो चुकी थी। और एक दिन इन्फॉर्मर ने जब किसी तरीके से इसका घर ढूंढ लिया जो कि महमूदाबाद के इलाके में था, उस इलाके की अच्छी तरीके से मैंने पहले रेकी की, तमाम हमने रास्ते देखे और उस घर, जिस घर का हमें एड्रेस मिला था, उस घर की आने जाने के रास्ते, करीबी जो घर थे जो जुड़े हुए थे, पीछे गलियां, तमाम चीज़ें हमने देखी। और रात को जब हमने रेड किया तो वहाँ से हमें रहीमुल्लाह मिल गया। रहीमुल्लाह, उसकी बीवी उसी घर में थे। और जब रहीमुल्लाह को हमने रेड किया तो रहीमुल्लाह ग्रेनेड लेके खड़ा हो गया और उसने कहा कि जी अगर आप मुझे गिरफ्तार करोगे तो मैं खुदकश हमला कर दूंगा। तो अब मैं और मेरे साथ डीएसपी उस्मान और हम लोग खड़े थे और ये सामने था। इसने बिल्कुल ग्रेनेड हाथ में लिया हुआ था, इसकी वाइफ इसके साथ चिपकी हुई थी। तो वाइफ ने रोना पीटना शुरू किया। अब इस पे ये हमने गने इस पे तानी हुई थी, इसने ग्रेनेड सामने रखा हुआ था। बहरहाल इसकी वाइफ ने इसको मिन्नती की और ना हम पीछे हट रहे थे ना ये पीछे हट रहा था, लेकिन मेरी इससे बात चल रही थी और मैं इसको कायल करने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुम ये करोगे तुम भी मारे जाओगे और तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी बच्चे भी मारे जाएंगे। तो बहरहाल ये तकरीबन 8-10 मिनट तक हमारी उससे बहस रही और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो अपने आप को कानून के हवाले करता है। तो उसे हमने जब गिरफ्तार किया, अब ऑफिस लाकर जब इसे हमने इंटरोगेशन की तो इसने बताया कि जी मेरे तमाम साथी बल्दिया टाउन में एक घर पर मौजूद हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वहाँ पर शौकत आफरीदी भी मौजूद है। और उसने सिर्फ यही बताया कि जी इनके पास खुद जैकेटें हैं, बॉम्ब हैं, ग्रेनेड हैं, क्लैशनकोफे हैं और जब आप जाएंगे तो ये लड़ेंगे आपसे। बहरहाल हमने जाना तो था और मुझे याद है मैं जब इसी ये बता रहा था ये तमाम चीज़ें कि खुदकश जैकेट, ग्रेनेड और तमाम चीज़ें, आप जाएंगे वो लड़ेंगे, तो मैं और डीएसपी उस्मान असगर हम दोनों एक दूसरे को देख के हम मुस्कुरा भी रहे थे, हंस रहे थे एक दूसरे को देख के कि यार चलो देखते हैं क्या होता है। पर अल्लाह का नाम लेकर हम जब वहाँ गए और पूरा प्लान किया हमने, जब वहाँ गए तो रमज़ान का महीना था, 2008 रमज़ान का महीना था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो फजर का टाइम था और हमने रोज़ा रख के वहीं गाड़ी में हमने खजूर खाई, रोज़ा रखा और हम रेकी कर रहे थे। तो इसकी पूरी कोशिश थी, जिस जगह इसने गली दिखाई कि इस गली में ये घर है और 2 घर छोड़ के घर आता है, तो आप चले, मैं कोई मसला नहीं, मैं यहाँ लेके चलता हूँ, आपको करीब से दिखाऊंगा।
अच्छा, मैं ऐसी बहुत सी सिचुएशन देख चुका था, मुझे पता था कि हम जाएंगे, ये कुछ भी कर सकता है, और वो ट्रेन लोग थे, तैयार बैठे थे, हम जाते और उसने शोर करना था और उन लोगों ने अटैक करना था हमारे ऊपर। तो ये तो मरने के लिए तैयार था और इसने बिल्कुल यही प्लान था, और इसने, मैं अंदर नहीं ले गया तो इसने हंस के मुझे कहा कि साहब मैं चाह रहा था अंदर चलो ताकि मैं भी शहीद हो जाऊं और आप लोगों का काम भी उतर जाए। तो बहरहाल अब हमने कॉर्डन किया। नफरी जो थी, अभी हमने दूर खड़ी की थी, हम एक प्राइवेट कार में गए थे, मैंने नफरी कॉल की अपनी, और जब हमने कॉर्डन किया हल्की हल्की रोशनी शुरू हो चुकी थी। तो जब कॉर्डन करके हम जैसे ही घर के करीब गए तो अंदर से हैंड ग्रेनेड फेंके गए, वो तैयार बैठे थे, और जो पहले 2 हैंड ग्रेनेड गिरे हैं तो उसमें सामने गिरे नजर आए, तो इतनी देर में हम पोजीशन ले रहे थे, तो लेकिन जो एक ग्रेनेड फटा वो डीएसपी उस्मान के करीब गिरा, जिसमें फटने से उस्मान की टांग उसमें जख्मी हुई थी। लेकिन बड़ा बहादुर आदमी उस्मान, और उस वक्त तो पता ही नहीं चला उसे भी, लेकिन बड़ा बहादुरी से लड़ा। और जब हमने कॉर्डन किया तो अब हमारा बाकायदा इनकाउंटर शुरू हो चुका था। अब हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी कि हम उसके अंदर जा सकते, घर के अंदर किसी तरीके से, और फायरिंग इतनी शदीद थी। तो अब एक ही सूरत हाल थी कि हम किसी तरीके से, हमारे पास उस वक्त APC बख्तरबंद गाड़ी हमारे पास नहीं थी। तो मैंने राजा उमर खताब ज़ख्मी होने के बाद सही हो चुके थे, और लेकिन अभी भी उनको महीना हुआ था तो वो ज्वाइन कर चुके थे, उस वक्त तो SP जारी थे। मैंने उनको कॉल की, उनके पास 4 बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपकी एक बख्तरबंद अगर मिल जाए, तो उन्होंने कहा मैं खुद भी आ जाता हूँ। बहरहाल वो बख्तरबंद गाड़ी लेकर वो पहुंच गए वहाँ पे। अब हमारा इनकाउंटर चल रहा है, और बख्तरबंद आने से ये हुआ कि अब वो बख्तरबंद हमने बिल्कुल उनके गेट के सामने, जहाँ वो घर था उसके गेट के सामने थे खड़े होके, उसमें अंदर से वो फायर कर रहे थे हमारे जवान, और बिल्कुल फायर जो थे घर के अंदर जा रहे थे। तो अब हमें अंदाज़ा ये था कि इनके पास खुदकश जैकेटें भी हैं, ये किसी वक्त भी मौका देख के निकले तो खुदकश हमला करेंगे। तो उसे हुआ भी यही, एक लड़का किसी तरीके से कूद के, जब जैकेट उसने पहनी हुई थी, बाहर कूदा है खुदकश हमले की नीयत से, तो उसे हमारे जवानों ने उसे हिट किया, और वो जैकेट समेत वहीं वो जैकेट के साथ फट गया। और फायरिंग कुछ अरसे जैसे हुआ, कुछ देर के लिए फायरिंग दोनों तरफ से रुक गई। अब हम वेट कर रहे थे कि या तो ये निकलेंगे या ये मारे गए, अब वेट कर रहे थे करें क्या। इसी दौरान 15 से 20 मिनट हो गए, तो अचानक एक बहुत ही खौफनाक धमाका हुआ। तो वो मकान जिसमें ये थे, वो मकान एक धमाके से, एक धमाका हुआ उसके अंदर, और वो फटा है, और वहाँ सीमेंट की चादरें और बल्कि वो पूरा मकान ही गिर गया, और उसके साथ जो छोटे छोटे मकान थे वो भी गिरे हैं, और खौफनाक बम धमाका था। तो जब हम वहाँ ऊपर पहुँचे तो अंदाज़ा हुआ, वहाँ से हमें और भी टाइमर लगे हुए बम नज़र आए, और वहाँ पे ग्रेनेड काफ़ी तादाद में थे, और हमें शौकत आफरीदी वहाँ पे उनकी लाश नज़र आई, जिससे इन्होंने गोली मार के जान बहक कर दिया था, जबकि 3 लड़के और अंदर थे जो कि उनकी लाशें भी हमें मिली। तो बहरहाल हमने फिर वो, और फोर्स भी आ गई, और बम डिस्पोजल तमाम लोग आए, उन्होंने बम नाकारा किए, और वहाँ से और भी जिंदा हालत में बम मिले, काफ़ी चीज़ें मिली। तो पूरा केस रहीमुल्लाह हमारे पास था। फिर उसने हमने उससे पूछा ये कौन है बंदा, जो ये कौन है, उसने बताया ये फला है, उसने सबके नाम बताए, और उसने साथ में फिर ये बताया कि शौकत आफरीदी हमने अगवा किया था, और तावान की बातचीत चल रहा था, शौकत आफरीदी है। और यकीनन उसने बताया कि उसके साथियों ने जब ये सिचुएशन हुई होगी तो उन्होंने उसे गोली मार के जान भाग कर दिया। बहरहाल ये बहुत बड़ा नेटवर्क था। रहीमुल्लाह को फिर इस केस में सज़ा हुई, और काफ़ी केसेस से, तमाम केसों में सज़ा हुई, और आज भी वो जेल में है। तो एक मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक एक पुलिस इनकाउंटर था,
और उसमें सुबह फजर के टाइम ही शुरू हुआ था, दोपहर के 11 बजे तक चलता रहा और टीवी पे भी लाइव चलता रहा। मीडिया पहुंच गया था, पब्लिक देख रही थी, मीडिया देख रहा था। तो बहुत ही खौफनाक पुलिस मुकाबला था और इतने डाई हार्ड किस्म के ये मिलिटेंट थे जो इतनी देर लड़े। बहरहाल अल्लाह ने कामयाबी दी और ये बहुत खौफनाक नेटवर्क हमने ख़त्म किया। और हुकूमत पाकिस्तान में उस वक्त प्रेसिडेंट थे आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने 1 करोड़ रुपया हम लोगों के लिए इनाम भी दिया और 2 दिन बाद ये इनाम भी हमें मिल गया कैश। तो इस पे बड़ी मतलब शाबाश भी मिली, वाह वाह। और उससे ज़्यादा हमें खुशी इस चीज़ की थी कि अगर ये नेटवर्क नहीं पकड़ा जाता, मारे नहीं जाते ये लोग, तो ये तमाम इससे मज़ीद खौफनाक इनके इरादे थे जो कि इन्होंने उस पर अमल दरामद करना था। तो उम्मीद है आपको आज का ये केस पसंद आया होगा और आपकी राय या जो कमेंट्स है ज़रूर दीजिएगा।